नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू टेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। मेरे साथ हैं कमांडर संदीप धावन। आप सब जानते होंगे इनको, इनके ट्विटर हैंडल से इनसाइटफुल जियोपॉलिटिक्स है। काफी सारी चीजें बात करते हैं एंड सर का फोकस हमेशा रहा है चाइना एंड चाइनीज करतूतों पे। ये चीजें तो है। और एक ऐसी करतूत अभी चाइना ने ऑफ कोर्स एलिजिडली करी है, व्हिच इज द पुशिंग ऑफ भारत इनटू ऑपरेशन सिंदूर। एंड उसके अंदर फिर पाकिस्तान को पूरी तरह से उसने हेल्प भी करा है। नाउ ये चक्कर क्या था, क्योंकि मेरी एक एनालिसिस है कि भई आपको एक यूक्रेन देने की चक्कर थी, वहाँ पर आप जरा आपको फँसाने की चक्कर थी। उसके बाद चाइना, अमेरिका सारे बस पाकिस्तान को लड़ाते, आप गधों की तरह लड़ते रहते वहाँ पर, वहाँ से आप बचे हो। व्हाट इज़ द गेम? व्हाट डिड चाइना एक्चुअली डू? टर्की ने क्या करा है इसके अंदर? पता करते हैं एंड बात करते हैं थोड़ी डिटेल में। नमस्कार सर, वेलकम टू द शो। नमस्कार एंड जय हिंद। बहुत मजा आ रहा है आज। बहुत समय के बाद आपके चैनल पे आए हैं एंड यू आर द हाई फ्लायर। नॉट रियली बट या टाइम बहुत कम है तो बट मजा आने वाला है। आज काफी समय के बाद आया हूं तो लेट अस डाइव इनटू इट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक्चुअली खुश होना चाहिए रादर देन निराश होना चाहिए कि चाइना हमारे साथ ऐसा कर रहा है। ओके, रीजन क्या है? आप देखिए कि एक जर्मन फिलोसफर थे आर्थर शोपेनहायर। उन्होंने कहा था कि इट इज लोनली एट द टॉप। सो बेसिकली आप जब टॉप की तरफ जा रहे हैं या टॉप पहुंच गए और वही इंडिया कर रहा है, और वही रीजन है कि आप जो बहुत सारे लोगों ने बातचीत की कि भाई आपके साथ तो कोई खड़ा नहीं है, ऑपोजिशन वाले भी कहने लगे, और जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चल रहा है उसमें भी कहा गया अरे भारत तो बिल्कुल अकेला है। तो यस, आप अगर कभी भी नंबर 1, 2, 3 पे जा रहे हैं, आप पहुंचने वाले हैं, तो यू आर अलोन। आपको अपनी जो बैटल्स हैं, आपकी जो अपनी स्ट्रगल्स है, वो सारी खुद फाइट करनी है। तो ये बहुत अच्छी बात है और बिल्कुल व्हाई नॉट, एंड वी आर डूइंग इट एंड वी आर डूइंग इट विद ग्रिट एंड परसिवरेंस। अब आते हैं बात करने के लिए कि भैया ये क्या रहा है। लोगों ने कहा कि बड़े सारे देश, क्योंकि याद रखिए कि पीस टाइम में आपके दोस्त जो हैं वो आपके दुश्मन को वेपन सेल करेंगे, वो उनके साथ हो सकता है एक्सरसाइज भी करें, वो आप के दुश्मन जो है आपके दोस्त को वेपन सेल करेंगे और एक्सरसाइजेस करेंगे। तो ये पीस टाइम का एक मुद्दा होता है। आप हर एक देश के साथ नहीं कर सकते कि नहीं आप इसके साथ माई वे और हाईवे वाली बात, जो कि चीन करता है लेकिन भारत नहीं कर सकता है। यहां पे क्या हुआ है कि यहां पे एक बहुत ही क्यूरियस और एक इनफैक्ट मैं कहूंगा कि खतरनाक जस्ट शॉर्ट ऑफ वॉर एक्शन किया गया है, जो चीन ने किया है और जो टर्की ने किया है। थोड़ा बात करने से पहले थोड़ा हिस्ट्री में भी चले जाते हैं कि जैसे एक सिप्री है जो स्टॉकहोम इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो बताती रहती है कि भाई कौन किसको कितने आर्म्स सप्लाई कर रहा है, क्या परसेंटेज है, किसका बढ़ रहा है, किसका घट रहा है। तो हिस्टोरिकली अगर आप देखें टिल 1972, जस्ट बिफोर आफ्टर जब पाकिस्तान ने यूएसए के द्वार खुलवा दिए थे, सॉरी चीन के द्वार यूएसए में खुलवा दिए थे, तो वहां पे चीन एक उभरने लग गया उनका आर्म्स सप्लायर के तौर पे। लेकिन एक टर्न आया, बड़ा टर्न 2008 में, जब इन्होंने 45% जो आर्म्स एंड एम्युनिशन पाकिस्तान ने लिए वो चीन से आने शुरू हुए। 2017 तक इसकी संख्या 70%, 70% चली गई थी, और लास्ट ईयर 2024 में 81%। तो अब आप देख लीजिए कि चीन जो है बिल्कुल हावी हो गया है पाकिस्तान के ऊपर, और पाकिस्तान जो है चीन की पूरी तरह से गोद में बैठा हुआ है। हालांकि उनकी फितरत भी रही है शुरू से ही, टू दे वुड लाइक टू सिट ऑन द बिग बॉयज टेबल एंड बहुत बड़ी बड़ी बातें बखाना, ये उनका हमेशा से उद्देश्य रहा है। लेकिन चीन जो है वो ऐसी ओछी चीजों में नहीं, वो अगर आप उसको गौर करें, उसको कभी स्टडी करें, तो उनकी 2, 4, 5 साल की बातें नहीं सोचता है कि जो कि पाकिस्तान के जनरल सोचते हैं।
उनकी जो प्लानिंग है वो 50 साल की, 100 साल की प्लानिंग है, और बहुत गूढ़ है, क्योंकि इसको अगर आप दुश्मन को नहीं भांपेंगे और क्या कर रहा है, उसकी चाल क्या है, तो आप उसको कभी मात नहीं दे सकते हैं। तो उनका जो 50 years 100 years का जो उसको कहते हैं 100 years ऑफ मैराथन, वो उनका जो एम है, उनको पता है कि इवेंचुअली उनको इंडियन ओशन में, हिंद महासागर में आना ही है, क्योंकि हिंद महासागर जो है इतना इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि 80% ऑफ द वर्ल्ड का जो ट्रेड है इस समय इंडियन ओशन से चल रहा है। 40% एनर्जी जो फ्लो कर रही है वर्ल्ड की, वो इंडियन ओशन से है। लेकिन चीन के लिए सबसे मुश्किल है, क्योंकि उनका जो है 80% ऑयल एंड फ्यूल एंड हर तरह का जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो इंडियन ओशन के थ्रू फ्लो कर रहा है। तो उन्होंने बड़ी समझदारी से काम लिया। उन्होंने एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो कि आप जानते हैं, शुरू किया, और उन्होंने जो शॉर्टेस्ट उनको मिला एक रूट इंडियन ओशन आने का, वो उनको उनके जो सदर्न स्टेट है, यूनान कहते हैं, वहां से उन्होंने वाया म्यांमार, तो चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि उनका क्योक्यू एक पोर्ट है जो बे ऑफ बंगाल में है, वो उन्होंने शुरू किया 1700 किलोमीटर का। लेकिन आपको पता है कि म्यांमार की जो हालत है पिछले कई दशकों से ऐसी ही रही है, और बदतर होती जा रही है। और आप जैसे आपने बात की कि वहां पे यूएसए भी मूव इन कर रहा है बहुत बुरी तरह से, वहां पे उनके प्लान्स चल रहे हैं चाइना के अगेंस्ट, तो उसके बारे में कभी और बात करेंगे। तो ये इन्होंने एक पैरेलली इसके साथ साथ जो उनका एक गेम चेंजर कॉरिडोर कहते हैं, वो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो शुरू कर दिया। 2000 किलोमीटर लंबा है, उनके ईस्ट तुर्कमेनिस्तान, जिसको वो शिंजियांग कहते हैं, वहां से ग्वादर आता है, और उससे वो सीधा वंस अगेन इंडियन ओशन में, अरेबियन सी में उतरते हैं। और एक उनका जो डायलेमा है, अभी हमने जैसे बात की थी कि जो चोक पॉइंट्स है, तो अगर ईरान के नीचे जो है, अगर चोक पॉइंट एक है, तो एक इंडोनेशिया के ऊपर भी चोक पॉइंट है। तो मलाका जो है वो इंडोनेशिया के ऊपर है, और चीन को, इन दोनों को, होर्मुज को और मलाका को क्रॉस करके अपनी एनर्जी एंड बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स मीट करनी है, वो काफी बड़ा चैलेंज है। और जैसे भारतीय नौसेना जो है इसमें फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर एक बहुत बड़ी और सजग एंड कुशल फोर्स है इंडियन ओशन में। इस समय एज ऑफ टुडे इंडियन ओशन में हमें कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, क्योंकि जो हमारी जो प्लानिंग चल रही है वो बहुत ही सुदृढ़ है। और 150 वॉरशिप से बढ़ते हुए 175 जा रहे हैं 2030 तक, और 2050 तक 200 मॉडर्न वॉरशिप्स की हमारी तैयारी है। तो सीपेक जो है पाकिस्तान से गुजरता हुआ जो चीन के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एक मुद्दा बन जाता है। और इसीलिए अगर आप याद करें, टाइम एंड अगेन उन्होंने भारत को कहा है कि आप बीआरआई को ज्वाइन करिए, और कम से कम सीपेक को तो ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन सीपेक क्योंकि गुजरता है पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर से, और उसको कभी भी, अगर आपने गौर किया है कि भारत ने अगर टारगेट किया है पाकिस्तानी लोकेशंस को, तो सीपेक के कुछ ब्रिजेस को भी बहुत आसानी से टारगेट किया जा सकता है, और जिसको उसके बाद खत्म है, उनकी ढैया गिर गई, खत्म है। चाहे उनका इकोनॉमिक रीजन हो, चाहे मिलिट्री रीजन हो, तो रीच इंडियन ओशन वो नहीं पहुंच सकते। तो ये बहुत बड़ी उनकी एक जो चाल है, उसको भारत ने काफी समय से रोका हुआ है। अगर अब बात करें पाकिस्तान के ऊपर कि भाई पाकिस्तान को क्या गेन क्या कर रहा है, तो आप गौर करिए कि पाकिस्तान का पिछले कुछ समय का जो खरीदने का जो बजट है चाइनीज इक्विपमेंट, वो $20 बिलियन क्रॉस कर चुका है। और उनकी औकात नहीं है, क्योंकि उनका 7.62 बिलियन का उनका एनुअल बजट है, और कोई भी कंट्री मैक्सिमम 15 to 20% ऑफ अपने बजट से ज्यादा इस तरह की शॉपिंग लिस्ट तैयार नहीं कर सकती है, जिसमें लेटेस्ट 40 J-35A आ रहे हैं, जो कि इनका एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है। और गौर करने की बात यह है कि
ये एयरक्राफ्ट ऐसा है जो कि ना तो पीएलए नेवी ने, जो कि फर्स्ट बायर है, उनके अभी भी ट्रायल्स चल रहे हैं, इंडक्शन नहीं किया है। J35A जो चाइनीज एयरफोर्स ले रही है, वो भी अभी तक इंडक्शन नहीं हुआ है। तो क्या आतुरता क्या है, इसके ऊपर आएंगे बाद में। फिर उन्होंने सप्लाई की इनको 20 J10C और टाइप 39B सबमरीन्स, जो कि इनकी बहुत ही प्रचलित। ये तीन जो इक्विपमेंट है आपको बता रहा हूं, J10C, टाइप 39B सबमरीन्स और टाइप 054 AP फ्रिगेट्स, ये सबसे ज्यादा इनकी प्रचलित और विद्यमान और नोन इक्विपमेंट है, बेसिस और मैक्सिमम नंबर पे है चीन के इस समय उनके उनके खुद की इन्वेंट्री में। तो ये उन्होंने वहां पे तैयार किया। फिर साथ ही C802 इन्होंने इनको एंटीशिप मिसाइल सप्लाई की, क्योंकि उनको कंट्रोल जो करना है वो करना है इंडियन ओशन को, इंडियन आर्मी को या इंडियन एयरफोर्स को कंट्रोल का उनका इरादा नहीं है, उनको केवल इंगेज करने का इरादा है। आते हैं उनके HQ-9P जो उनका फील्ड एयर डिफेंस सिस्टम है। एक्सक्यूज मी, 120 किलोमीटर की उसकी रेंज है। हालांकि जो उसका HQ-9B जो है उसकी 300 किलोमीटर की रेंज है, लेकिन उन्होंने सप्लाई नहीं किया उसको। Mark 4 की स्पीड से चलती हैं इसकी मिसाइल्स, और ये बेस करता है S-300 पे रिवर्स इंजीनियरिंग करके। फिर उनका LY-80 जो मीडियम रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम है, इसकी रेंज करीब 40 किलोमीटर है, 2.5 माक की स्पीड है। और LM-90 जो इनका शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, और इसकी रेंज करीब 15 किलोमीटर है और 1.2 माक की स्पीड से चलता है। तो ये इनको उन्होंने सप्लाई किए। उनको उन्होंने 240 PL-15 मिसाइल्स जो है एक्सपोर्ट वर्जन, जो PL-15E वो सप्लाई की। उनकी 5 सैटेलाइट्स जो मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं वो उनके चाइना ने लॉन्च किए। ZDK-03 उनका एक फेल्ड AWC एयरक्राफ्ट है, अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट है, और वो उन्होंने उसको सप्लाई किया। इनफैक्ट इसका बहुत ज्यादा उन्होंने अपग्रेडेशन किया, लेकिन वो फेल हो गया। और फाइनली फेब 2025 में उन्होंने उस एयरक्राफ्ट को अर्ली वार्निंग रडार खत्म करके उसको EW एयरक्राफ्ट बना दिया है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट बना दिया है। तो ऑब्वियसली अगर किसी प्लेटफॉर्म को इस तरह से आप 12 बार चेंज कर रहे हैं तो उसकी परफॉर्मेंस इज नॉट अप टू द मार्क। फिर उन्होंने हुआवेई सैटेलाइट फोन्स उनको सप्लाई किए हैं, जो कि आपने देखा होगा कि टेररिस्ट जो है वो उसको यूज कर रहे हैं, और दिस इज कनेक्टेड विद द बाइडू नेविगेशन सिस्टम, और इसको ट्रैक करना मुश्किल है। लेकिन आते हैं ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, जस्ट शॉर्ट ऑफ ऑपरेशन सिंदूर एंड ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। याद रखिए, मैंने एक वीडियो बनाया था, उसके ऊपर ट्विटर के ऊपर बात की थी, और उसमें मैंने दर्शाया था कैसे एक इजिप्शियन IL-76 ये कायरो से टेक ऑफ करता है, और ये सऊदी अरेबिया के ऊपर आके इसने बहुत देर तक होल्ड किया। फिर ये ओमान आया, वहां पे बहुत देर तक इसने होल्ड किया, वहां पे भी लैंड करने की परमिशन नहीं मिली। फिर ये UAE चला गया, जाना इसको पाकिस्तान है, रिमेंबर दैट। ये UAE चला गया और वहां पे भी करीब आधा घंटा होल्ड किया, और फाइनली UAE में लैंड किया, रिफ्यूल किया और टेक ऑफ करके पाकिस्तान की तरफ बढ़ा। रीजन क्या था इसका? रीजन ये था क्योंकि कायरो से टेक ऑफ तो किया, लेकिन वहां से किस एयरपोर्ट से डिपार्ट किया है उसकी कोई इंफॉर्मेशन रिलीज नहीं की गई थी। कैसे इस जहाज को ट्रैक किया गया? कि मैंने ट्रैक किया क्योंकि हर एयरक्राफ्ट को एक ट्रांसपॉन्डर होता है, उसको ऑन करना होता है, सो दैट आपकी पोजीशन को बाकी जो सिविल रेडार्स हैं वो ट्रैक कर सकें। तो अपने देश में एक घोस्ट एयरक्राफ्ट की तरह उड़ा, लेकिन सऊदी अरेबिया में एंटर करते ही, ओमान में एंटर करते ही और UAE में एंटर करते ही इसको ऑन करना पड़ गया ये ट्रांसपॉन्डर, और उस तरह से ट्रैक हो गया। नाउ अब UAE, बिकॉज ये सारे भारत के दोस्त देश हैं,
या एटलीस्ट आपके लिए अलाइज है, तो उनके लिए धर्म संकट की बात थी कि एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट को, और उनको पता था कि एयरक्राफ्ट कहां जाएगा, और ऐसे नाजुक मौके पे तो उन्होंने उसको अलाउ नहीं किया। लेकिन बहुत डिप्लोमेटिक प्रेशर के बाद उसको रिफ्यूलिंग हॉल्ट यूएई में मिला, और वहां से टेक ऑफ करके नॉर्थ पाकिस्तान में ये पहुंचता है एक हेलीपैड पे। तो डेस्टिनेशन, कैन यू इमेजिन, वाज अ हेलीपैड इन पाकिस्तान। और वहां से इसने ट्रांसपॉन्डर ऑफ किया एज इफ इट इज लैंडिंग एट अ हेलीपैड, बट वो कर नहीं सकता है। वहां से नॉर्थ में उनकी एक एयरफील्ड है जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पड़ती है वो, और एक साउथ ईस्ट में एक एयरफील्ड है। तो वन ऑफ दीज एयरफील्ड्स ये जाके लैंड किया। उद्देश्य क्या था इसका? उद्देश्य इसका ये था, इसके बाद ये जो जहाज था कंप्लीटली डार्क में चला गया, घोस्ट में चला गया, लेकिन उसको फिर भी मैंने ट्रैक किया। और ये ट्रिप मार रहा था या तो वजीराबाद से या जिस भी एयरफील्ड से चाइना जाता था, और बीजिंग के नॉर्थ में एक मिलिट्री एयरफील्ड है, वहां पे लैंड करता था और काफी ट्रिप्स मारे। और यहां से जहां तक मेरा अंदेशा है कि इन्होंने काफी मिलिट्री इक्विपमेंट चीन ने पाकिस्तान को भेजे, लेकिन मेन जो उसमें था फुल रेंज वाली PL-15 मिसाइल्स उन्होंने भेजी भारत को चकाचौंध करने के लिए, एक सरप्राइज देने के लिए, और टैक्टिकली डिफीट करने के लिए भारत को। क्योंकि याद रखिए कि PL-15E की जो रेंज है 80 to 90 किलोमीटर है, PL-15 फुल जो रेंज है वो 125 किलोमीटर है। जो पाकिस्तान से जो मेरे को इंडिकेशंस मिले हैं उसमें जो लार्जेस्ट रेंज पे उन्होंने PL-15 फायर की है वो 114 माइल्स है। तो 80 to 90 माइल्स PL-15E जो है एक्सपोर्ट वर्जन, उसके मच बियॉन्ड है, उसकी रेंज के बाहर है। और इसीलिए प्रूव होता है कि PL-15 जो मिसाइल है उनकी फुल रेंज वाली, वो यूज की गई। अब आते हैं 200। हाँ जी सर, आप बोल रहे हो मिसाइल्स, मैं आपसे पूछूंगा यहाँ पर, क्या चाइनीज पायलट फ्लाई कर रहे थे J-10Cs को? बिकॉज पाकिस्तान को इंटीग्रेट करना, अभी तो 1-1.5 साल ही हुआ है J-10C आके। इंटीग्रेशन ऑफ एन फाइटर एयरक्राफ्ट बड़ा डिफिकल्ट होता है सर, सिस्टम्स के अंदर ये आपने इंटीग्रेशन, ट्रेनिंग। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात की। उनके आई विल नॉट बी एबल टू से कि उनके पाकिस्तान में चाइनीज पायलट्स आके फ्लाई कर रहे थे। पाकिस्तान चाइनीज पायलट्स जो है उनकी भी जो ऑपरेट करने की जो क्षमता है, अगर आपको याद हो, बहुत सारे वेस्टर्न पायलट्स को इन्होंने अपने पास बुलाया हुआ था और उनसे ट्रेनिंग ले रहे थे। तो क्योंकि पाकिस्तान चाइनीज जो पायलट्स हैं उनकी काफी वीकनेस है, वो पाकिस्तानी पायलट से भी वीक है। उनकी वीकनेस ये है कि वो इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग बहुत पुअर है। उनका जो एक्सपीरियंस है पर मंथ वो जो है 10 से 15 घंटे से ज्यादा कॉम्बैट एक्सपीरियंस नहीं है किसी भी चाइनीज पायलट का। तो उनका काफी लोचा है, वो इंडिपेंडेंटली डिसीजन नहीं ले पाते हैं, वो कमांड सेंटर से वापस इंस्ट्रक्शन मांगते हैं। तो उसमें जो है काफी देर हो जाती है। तो आई एम नॉट श्योर कि पाकिस्तान में चाइनीज फाइटर पायलट्स थे, लेकिन 100% चाइनीज जो स्ट्रेटेजिक फोर्स है उनकी, जो इंफॉर्मेशन स्ट्रेटेजिक फोर्स कहते हैं उसको आजकल, वो जो है उसके लोग और उनका जो नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर के जो एक्सपर्ट्स हैं, ये 100% चाइना से पाकिस्तान आए हुए थे। और जैसे आपने बताया कि क्योंकि J-10C जो है ये अभी कुछ समय पहले आया है, और हर एक जो इकोसिस्टम को तैयार करने में 3 से 4 साल लग जाते हैं, जब तक कि उस एयरक्राफ्ट के ऊपर आपका हाथ साथ होता है और उसको आप इंटीग्रेट करते हैं अपने सिस्टम्स के साथ। क्योंकि काफी सिस्टम्स जो है पाकिस्तान के अभी भी वेस्टर्न है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि उनका जो चाइनीज जो AEW-C एयरक्राफ्ट जो था वो फेल क्यों हुआ, क्योंकि वो उनके सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेट नहीं हो पा रहा था और बहुत डिफिकल्टीज आ रही थी, इसलिए उनको EW एयरक्राफ्ट बनाना पड़ गया उस एयरक्राफ्ट को। तो ये दो एक्सपर्ट्स 100% थे चाइनीज फाइटर के बारे में। आई एम नॉट श्योर बिकॉज
चाइनीज पायलट्स तो मतलब पाकिस्तानी पायलट से भी बदतर है उनकी हालत, वो काबिल ही नहीं है। और अगर आप गौर करें कि जो J35 के जो ट्रायल्स चल रहे हैं फ्यूजियन पे, वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि जो चाइनीज पायलट्स जो हैं वो उनको आदत है डिफरेंट सिस्टम्स की, और इस समय ईमाल्स यूज हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का लॉन्च सिस्टम यूज हो रहा है फ्यूजन पे, और वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो बहुत ही एडवांस सिस्टम है, और उसमें अगर एक बार लोचा आ जाए, उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, इश्यूज आ जाए, तो इवन द अमेरिकन्स हैव नॉट मास्टर्ड दैट आर्ट, और तो चाइनीज तो बिल्कुल अभी शुरुआत कर रहे हैं। बहरहाल वापस मुद्दे पे आ जाते हैं कि चाइना ने और क्या क्या किया पाकिस्तान के लिए। 200 इन्होंने फिशिंग बोट्स जो थी इंडियन ओशन में डिप्लॉय कर दी। ओके, उनके जो मिलिशिया होता है, ये आप अगर याद रखें तो ये फिलीपींस की शिप में जा जाके बैंक करते रहते हैं साउथ चाइना सी में। तो ये केवल एक मिलिशिया के रूप में ही नहीं, बल्कि एक इंटेलिजेंस गैदरिंग, सर्वेलेंस और इस तरह की गैदरिंग भी ये करते हैं। तो इन्होंने पूरी जो सर्वेलेंस कर रहे थे, वो भारतीय नौसेना के ऊपर वो पूरी नजर रखे हुए थे, और उनकी एक मदरशिप आई हुई थी जिसका नाम था दा यांगजी हाओ, और ये चाइनीज अगर स्पाई शिप्स आपको याद हो, जो कि ड्यूअल रोल में यूज होती हैं, ये सर्वेलेंस का काम भी करती हैं और साथ साथ सर्वे का काम भी करती हैं। आड़ में आती है कि हम यहाँ पे सर्वे करने आए हैं सी बेड का, विच इज ऑल्सो इनकरेक्ट, और इसके ऊपर कभी अलग बात करेंगे। लेकिन मेन जो उनका उद्देश्य होता है वो ट्रैकिंग करती है। तो ये मदरशिप बन गई, और इसको ट्रांसमिट कर रही थी ये 200 स्मॉल मिलिशिया फिशिंग बोट्स, और ये उसके बाद पूरा सिनेरियो, वॉर सिनेरियो वहां पे क्रिएट किया जा रहा था। एक पूरा एक बैटल फील्ड सर्वेलेंस की इंफॉर्मेशन चाइना जो है वो पाकिस्तान को प्रोवाइड कर रहा था। उनको मल्टी डायमेंशन वॉरफेयर, जो आपने बात की ना कि चाइनीज लोग आए हुए थे क्या, मल्टी डायमेंशन वॉरफेयर। तो मल्टी डायमेंशन वॉरफेयर क्या है? आप काइनेटिक वॉर भी कर रहे हैं और नॉन काइनेटिक वॉर भी कर रहे हैं, उसमें आप इंफॉर्मेशन वॉर भी कर रहे हैं, उसमें अलग अलग पहलू है उसके जो नॉन काइनेटिक में आते हैं। उसमें आप चाइनीज जो थे एक्सपर्ट्स पाकिस्तान की बहुत हेल्प कर रहे थे, और उसमें आ जाता है आप यूटिलाइज करते हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट्स को, अलग अलग मीडिया सेंटर्स को। तो उन्होंने बहुत ही होशियारी से यूज किया। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एक कमेटी है 1267, जो कि एंटी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, काउंटर टेरर ऑर्गेनाइजेशन है। उसमें उन्होंने जो रेजिस्टेंस फोर्स जो है उसका कहीं पे उल्लेख, कहीं पे उसका जो कहीं भी वर्णन भी होता था, कोई बात भी आती थी, उसको आने ही नहीं दिया, या तो वीटो कर देते थे या उस बात को दबाया जाता था, क्योंकि उनको पता था कि जो पहलगाम जो मैसेकर हुआ है, जो नरसंहार हुआ है, उसके पीछे ये फोर्स थी। तो बहुत ब्यूटीफुली इन्होंने ये एक अपनी चाल चली है। और याद रखिए कि पाकिस्तान जो था ये उनको रिटर्न गिफ्ट देता रहा है ऑल थ्रू आउट। 1950 में जब फर्स्ट जो इनके एम्बेसडर पहुंचे माओ के पास, और उन्होंने माओ को अपने पेपर्स प्रेजेंट किए, तो माओ ने कहा आई वेलकम द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रॉम द ब्रिटिश डोमिनियन, मतलब कि हम ब्रिटिश जो गुलाम हैं उनको अपने यहाँ वेलकम करते हैं। क्या आप मतलब इमेजिन कर सकते हैं इससे बड़ी बेइज्जती किसी देश की हो सकती है? और उनके वो जनरल साहब जो थे वो एम्बेसडर बन के गए थे, वाह वाह, खुशी से पगला गए, उनको ज्यादा समझ नहीं आई बात या क्या हुआ। बहरहाल उसके बाद से इनकी बेइज्जती का दौर चलता रहा, लेकिन ये उनकी खिदमत करते रहे एक गुलाम की तरह, क्योंकि उनको एक फितरत है पाकिस्तान में कि आप खिदमत करते रहेंगे किसी ना किसी बड़े साहब की, और आपको बैठना, जो उनके जनरल्स जो हैं उनको बैठना है बिग बॉय टेबल पे, जिस तरह कभी पाकिस्तान चीन की गोदी में बैठ जाता है, कभी यूएसए की। तो ये आप बेइज्जती करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसे देते रहिए और काम चलता रहेगा। तो
तो बहरहाल इन्होंने उनको फिर जैसे आपको पता है शख्स कम वैली प्रदान की, और एक उनको उन्होंने बहुत उत्तम एक बहुत ही हाई गिफ्ट जो उन्होंने प्रदान किया था, वो था उनका ब्लैक हॉक जो एबटाबाद में जो क्रैश हुआ था, उसका पूरा जो ढांचा था, हालांकि वो डिस्ट्रॉय किया गया था लेकिन फिर भी काफी बचा हुआ था, वो उन्होंने चीन को प्रदान किया। जी, चीन ने उसके ऊपर रिवर्स इंजीनियरिंग के जो मास्टर है वो उस पर काम किया। फिर उन्होंने 2 टॉमाहॉक मिसाइल जो थी वो बिल्कुल इंटैक्ट मिल गई थी। यूएसए ने अफगानिस्तान के अगेंस्ट फायर की थी, लेकिन वो लैंड कर गई थी पाकिस्तान में, और उन्होंने वो उनको प्रदान की। और उसके ऊपर अगेन रिवर्स इंजीनियरिंग करते हुए उन्होंने KD-20 जो उनके H-6K जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं उसके ऊपर वो लगाई। उसको 1500 के आसपास उसकी रेंज है। ये सुपरसोनिक तो 100% है, और कुछ लोग कहते हैं कि शायद हाइपरसोनिक क्वालिटीज भी हो इसमें। फिर DH-10 एक सबसोनिक मिसाइल इन्होंने बनाई। ये लैंड अटैक का मिसाइल है और इसकी रेंज भी 1500 है। और इसका पाकिस्तान को बहुत फायदा हुआ, क्योंकि पाकिस्तान को उन्होंने जो पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो पाकिस्तानी मिसाइल्स का है, जिसके ऊपर वो मेड इन पाकिस्तान में का स्टैंप लगाते रहते हैं, लेकिन वो पूरा जो है वो रिवर्स इंजीनियरिंग क्रिएटेड वो डिजाइन है, और वो पूरा चीन ने उनका क्रिएट किया है। और बाबर, जिसको कि हफ्ता 7 भी कहते हैं, 750 किलोमीटर की उसकी रेंज है, सबसोनिक मिसाइल है। ये उनकी सेकंड स्ट्राइक, सो ये न्यूक्लियर केपेबल भी कहा जाता है उसको, वो उन्होंने उसको प्रदान की। और बहुत सारे जितने भी सिस्टम उन्होंने भारत के ऊपर जो फतेह 1 फतेह 2 ये सब फायर किए थे, ये सब पाक चाइना की गिफ्टेड है। मजे की चीज है, ये सारी फेल हो गई। उनकी 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर तक की रेंज है। मार्क 4 इमेजिन की स्पीड है, वो भी भारत ने टैकल करके डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये पाकिस्तान को बहुत मुश्किल आने वाली है आने वाले समय में, क्योंकि जो उनके J-17 जो अगेन चीन के थ्रू बनाए गए हैं, मेड इन पाकिस्तान का अगेन उसके ऊपर एक स्टैंप लगाया गया, वो कोई बहुत बड़ी इजाद नहीं है, वो उपलब्धि नहीं है, कोई बड़ा बड़ा आविष्कार नहीं है, क्योंकि J-7 एक चाइनीज जहाज था, उससे उन्होंने उनको JF-17 बना के दिया। J-7 भी जो था MiG-29 पे 21 पे बेस्ड है, उससे रिवर्स इंजीनियरिंग करके बना के दिया गया। और उसमें कुछ जो कंपोनेंट्स थे, उन्होंने जो कुछ उपलब्धियां थी F-16 की, वो उन्होंने सर्टनली ऐड की हैं। और वो उनको मिली हैं लावी, जो कि इन्होंने एक प्रोटोटाइप खरीदा था इजराइल से, और साथ ही F-16 तो पाकिस्तान खुद ही उड़ा रहा है। तो ये मिल मिला के जोड़ तोड़ करके उन्होंने एक ऐसे टूटा फूटा एक जहाज तैयार किया। रियल टाइम जो एक मेजर जो उपलब्धि मिली है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, वो थी रियल टाइम सैटेलाइट सर्वेलेंस। कहते हैं कि 5 से 6 चाइनीज जो सैटेलाइट्स थी, वो इस पूरे साउथ एशिया में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में उस समय चल रही थी, और ये उनको कंप्लीट बैटलफील्ड अपडेट दे रहे थे। ये उनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। और उससे वो अपने जो प्लेटफॉर्म, वेपन प्लेटफॉर्म्स, उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम्स, उनके जो अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट है, उनको अच्छी तरह से डिप्लॉय कर पा रहे थे। ये बहुत बड़ी एक हेल्प की चाइना ने पाकिस्तान को। और विश्व इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का तो आपको पता ही है, मतलब उसकी उन्होंने झड़ी लगा दी थी। आप कोई भी, चाहे साउथ चाइना सी का जो वो मॉर्निंग उनका आता है जनरल, या फिर आप ले लीजिए मिडिल ईस्ट में, या फिर CNN, मतलब एशियन टाइम्स, उन्होंने ऐसा कोई पब्लिकेशन छोड़ा ही नहीं जहां पे बैकग्राउंड में चाइनीज लिख रहे थे। पब्लिकेशन उसका नाम वो कोई इंग्लिश नेम होता था, या वेस्टर्न बहुत जाना माना कोई नाम होता था। तो एक ऐसी प्रोपेगेंडा वॉरफेयर की उन्होंने झड़ी लगाई
कि उसको इनफैक्ट मैं उसकी दाद दूंगा कि उन्होंने एक ऐसा समा बांधा, एक ऐसा नरेटिव तैयार कर दिया फर्स्ट डे से। तो ये एक ट्यूटरिंग चल रही थी मल्टी डायमेंशनल वॉरफेयर की, काइनेटिक नॉन काइनेटिक की, जिसमें भारत जो था आई वुड से काफी संयम मान के चल रहा था। और हाँ, आप कुछ कह रहे हैं? नहीं सर, एब्सोल्युटली नहीं। तो ये हो गया। फिर साथ में इनकी जो एक काफी समय से आप गौर करिए, और हमेशा करना चाहिए किसी भी एनालिस्ट को, कि चल क्या रहा है दो देशों के बीच में। उन्होंने बहुत सारी एक्सरसाइजेस की हैं जस्ट पहलगाम से पहले। तो पहले ही दिन जैसे ही पहलगाम का ये नरसंहार हुआ था, मैसेकर हुआ था, मैंने कहा था बैकग्राउंड में अगर आप चेक कर लेंगे तो ये चाइना ही निकलेगा। और उसके बाद मैंने उसके ऊपर आर्टिकल लिखे, और उस एम्स जो उनके जो एम्स थे क्लियर कट उनको दर्शाया। और इसके बाद इमीडिएटली या उसके पहले इन्होंने ऑपरेशन वॉरियर, फिर शाहीन, सी गार्डियन जैसी एक्सरसाइजेस, कंबाइंड एक्सरसाइजेस की हैं, जिसमें इन्होंने मल्टी डायमेंशनल वॉरफेयर को कैसे यूटिलाइज किया जाएगा, हाउ इंटर ऑपरेटेबिलिटी, जिसमें आप लॉजिस्टिक्स, जिसमें आप अर्ली वार्निंग, उसमें आप सैटेलाइट सिस्टम्स, आप उसमें नेटवर्क सेंटरिंग वॉरफेयर, सबको उन्होंने कंबाइन करके काफी एक सुदृढ़ अपनी एक रणनीति बनाई थी। और वो दैट इज रिमार्केबल। और सबसे बड़ा खतरा मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, और इसको मैंने एक बार ट्विटर पे ऑलमोस्ट एक साल पहले इसके बारे में लिखा था, और फिर इसके ऊपर एक आर्टिकल भी लिखा था, कि ये जो J-35 जो आ रहे हैं पाकिस्तान में, 40 के आसपास नंबर है इनका। और मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में आ रहे हैं, लेकिन चीन में उनका इंडक्शन नहीं किया गया, क्योंकि इंडक्शन पाकिस्तान में भी 2030 में होना था। उसको फास्ट फॉरवर्ड करके उन्होंने 2025 में उन्होंने कहा था कि आपके पास पहली इसकी जो खेप है वो पहुंच जाएगी, और 50% डिस्काउंट पे हम आपको दे रहे हैं। तो ये क्या अर्जेंसी है? इसके पीछे रीजन है, बहुत बड़ा रीजन है। जो ग्वादर जो उनका एक पोर्ट है, जो सीपेक से कनेक्टेड है, और ये बहुत समय से डिमांड कर रहे थे कि अगर आप ग्वादर पोर्ट हमें मिलिटरली यूज करने दिए तो हम आपको स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी दे देंगे। पाकिस्तान लगा हुआ था कि आप हमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी दीजिए, साथ साथ ही हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी दीजिए। ओके, तो उनके वो हाइपर जो एचजीवी जनरली जो मल्टी वॉरहेड वाले जो मिसाइल्स हैं उसकी डिमांड कर रहे थे। तो हालांकि अभी तक वो मानी नहीं गई बात है, लेकिन गौर करिए कि J-35A की डील हो गई है। चाइना अपने जो नेवल एसेट्स हैं बहुत ही जल्दी पोजीशन करने वाला है ग्वादर में। तो ग्वादर जो है एक नया उनका जो अफ्रीका में एक पोर्ट है उसकी तरह उभर के आने वाला है। और इट विल बी, इसके बाद जो पाकिस्तान जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट टेक ओवर हो जाएगा मिलिटरली बाय चाइनीज फोर्सेस। उनके जो दो उनकी एक टुकड़ियां ऑलरेडी पहुंची हुई हैं पीएलए की, उन्होंने फॉर्म ले रखा है प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स, बट दे आर एक्चुअल पीएलए सोल्जर्स। तो ये बहुत बड़ा एक मोड़ आने वाला है। तो भारतीय जो नौसेना है, भारतीय जो सेना है, उसको इसके ऊपर बहुत गौर देना है और तैयारी करनी है। क्योंकि अगर आपने इन्होंने ट्राई किया है, क्योंकि ट्राई किया है J-10C जो कि बुरी तरह से फेल हुआ है, लेकिन उसकी एक उन्होंने काफी नैरेटिव जो बिल्डिंग की है PL-15 के साथ में, वो एक दिमाग में, वेस्टर्न लोगों के दिमाग में बैठ गया है। हालांकि जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं वो समझते हैं इस बात को वेस्टर्न, लेकिन आप कितने टीवी चैनल्स पे और कितने आपने आर्टिकल्स पढ़े हैं जो कि किसी मिलिट्री एक्सपर्ट ने लिखे हैं? वो नॉर्मल जर्नलिस्ट लिख रहे थे जो कि पेड जर्नलिस्ट थे।
तो एक उन्होंने ऐसा समा बांध लिया है, स्पेशली गरीब देश जो है, जैसे बांग्लादेश है, वो पगला गया। उन्होंने कहा अरे हम 16J10C लेंगे। भैया आपको क्या जरूरत है? ना आपके ऊपर भारत ने आज तक अटैक किया, ना आपके ऊपर म्यांमार ने आज तक अटैक किया। तो नाउ ये उनके पगलाने का एक तो वो एक गुलामी की जो एक आदत होती है वो तो है ही है, लेकिन इसके पीछे चाइना का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। और चाइना का उद्देश्य क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान की औकात ही नहीं है कि इतने सारे इक्विपमेंट इतने शॉर्ट टाइम में ले ले। तो चाइना जो है उनको या तो बहुत ही सस्ते रेट पे या कंप्लीटली फ्री पोजीशन कर रहा है। गौर करने की बात है कि ये पोजीशनिंग की जा रही है उनके मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स को ऑल अराउंड इंडिया। तो बांग्लादेश उसमें एक नया एंट्रेंट है। तो मैंने एक आर्टिकल लिखा था द रिंग ऑफ डेट अराउंड इंडिया, जिसमें कि आप गरीब लोगों को गरीब देश पैदा कर रहे हैं जिनकी इकोनॉमी, बांग्लादेश की इकोनॉमी बेस्ट ऑफ द इकोनॉमीज चल रही थी, एकदम से बिल्कुल ढह गई। इसी तरह से पाकिस्तान की इकोनॉमी को इन्होंने डिस्ट्रॉय किया। नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, आप मालदीव्स, आप नाम लें, और साथ ही तैयार कर रहे हैं वो क्राइसिस जोन्स अराउंड इंडिया। तो क्राइसिस रहेगा तो वो इकोनॉमिकली वीक एंड मिलिटरली स्ट्रॉन्ग कंट्रीज तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं अपने वहां पे इक्विपमेंट, अपने वहां पे वेपन प्लेटफॉर्म्स को प्रस्तुत करके। नेक्स्ट आ जाता है उसमें इंडोनेशिया, जिसने कहा है कि हम 40J10C लेंगे यूज्ड वाले। अगर आप फिर से गौर करें तो मलाक्का स्ट्रेट वहां पे है, तो आप वो कोई ले नहीं रहे हैं। जिस तरह से पाकिस्तान के पायलट्स ऑलरेडी पहुंच चुके हैं J35A की ट्रेनिंग लेने के लिए, उसी तरह के इंडोनेशिया के पायलट्स या तो पहुंच चुके हैं या पहुंचने वाले हैं। तो एक बहुत ही सुदृढ़ तरीके से मलाक्का का जो डायलेमा है उसको कंप्लीट करने की कोशिश की जा रही है। रीम नेवल बेस जहां पे यूएसए होता था कंबोडिया में, लात मार के चीन ने निकाल दिया उनको, और वहां पे कंप्लीट टेक ओवर हो चुका है। तो आप गौर करिए, अगर आप देखिए रीम नेवल बेस और इंडोनेशिया और मलाक्का, तो आपको ये पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी। इसमें एक बहुत ही अजीब सा देश है अजरबैजान। वो बहुत उछलता रहता है, ना उसकी औकात है, ना कोई इसको जानता है, ना आज तक, जब तक भारतीय लोग वहां जाना नहीं शुरू हुए थे उस देश का किसी ने नाम नहीं सुना था। वो बहुत उछलता रहता है। उसने कहा कि हम पहले वो 16 JF थंडर, जिसको मैं JF ब्लंडर कहता हूँ, JF-17 ब्लंडर, वो ले रहे थे। और अब उन्होंने जंग फाइटर 17 ब्लंडर वो ले रहे थे। अब उन्होंने उसकी संख्या कर दी है 40, कि हम 40 लेंगे। इसमें आप समझदारी काम देखिए इजिप्ट का। इजिप्ट जो था उसने भी कहा कि हम 40J10C लेंगे, लेकिन फिर बेटर सेंस प्रिवेल्ड, उन्होंने कहा कि हम नहीं लेंगे, हम कैंसिल करते हैं, और वो दूसरा एयरक्राफ्ट कोई ले रहे हैं। तो ये पूरा एक मंजर बनता है, पूरा एक टेक ओवर कैसे पाकिस्तानी स्पेस का कर लिया है, और इसका खतरा काफी ज्यादा है मेरे को बांग्लादेश में। तो भारत को बहुत सजग रहना है बांग्लादेश की तरफ से, ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के लिए, क्योंकि यूनान से काफी ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन है। आप इनफैक्ट अच्छा होता कि अगर भारत वहां पे जो अरकान आर्मी है उससे अपने संबंध, उनके हमारे संबंध है उनसे काफी, क्योंकि जो म्यांमार आर्मी है उससे हमारे ठीक ठाक संबंध है। लेकिन याद रखिए जिस तरह से चाइना जो है बड़ी चालाकी से म्यांमार आर्मी से और अरकान आर्मी से और जितने भी सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं सबसे संबंध बना के रखे हुए हैं, तो हमें भी बना के रखने हैं। और चीन को जो है हमें एक तोड़ जवाब देना है। क्योंकि अब आपको मैं एक और बता देता हूं बात, जो पिछले दिनों हमारे CDS जनरल चौहान ने बात की थी। उन्होंने कहा था कि हमने एक टेक्टिकल मिस्टेक की है। तो मैंने इसके 2-3 इसके ऊपर व्याख्यान किए थे पिछले एक ब्रॉडकास्ट पे, और आर्टिकल भी लिखा था इसके ऊपर मैंने, कि ये पहलू हो सकते हैं इसके।
ओके, उसमें एक पहलू जो बहुत सुदृढ़ है, हमने एक ये क्लासिक वॉर नहीं की थी, याद रखिए। जो हमारा फर्स्ट डे का जो अटैक था, फर्स्ट डे उस पे, फर्स्ट हाँ, डे पे, करेक्ट। फर्स्ट डे जो हमने कहा था कि हम टारगेट करेंगे जो उनके मिलिटेंट, जो उनके डेन हैं, उनके जहां पे उनके जो आतंकवादी छुपे हुए हैं, उनको अटैक करेंगे, और हम एस्केलेट नहीं करना चाहते हैं। जो क्लासिक वॉर होती है उसमें आप सप्रेशन करते हैं उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स का, उनके आप रेडार्स का, और जब उसके बाद आप करते हैं एयर सुपीरियॉरिटी, और उसके बाद करते हैं आप ग्राउंड अटैक। जो हमने किया था वो किया था ग्राउंड अटैक, और क्योंकि हम इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस नहीं कर रहे थे, और हम सोच रहे थे कि वो हमारे मिलिट्री असेट्स पे अटैक नहीं करेंगे, तो ये एक टेक्टिकल मिस्टेक, जहां तक मेरे को लगता है कि जनरल चौहान जो कहना चाहते थे वो बताई उन्होंने। फिर हम हमने बैक सीट ली, हमने एनालाइज किया, और उस एनालाइज करने के बाद जो हमने क्लासिक वॉरफेयर कैसे होती है वो की, उनके हमने एयर डिफेंस सिस्टम्स को नष्ट किया, जिसमें HQ-9P और 3 मैंने जो बताए, और उसके बाद उनके रेडार सिस्टम्स जैम किए उनका, उसके बाद जो क्षति की हम घुस के जो मारेंगे वाली बात होती है, वो उसके बाद हमारे फाइटर जेट्स घूम रहे थे और उनके फाइटर जेट्स गायब थे। क्यों गायब थे भाई? इनफैक्ट हमारे S-400 ने एक रिकॉर्ड कायम किया है, आप जानते होंगे, लॉन्गेस्ट किल का, 300 किलोमीटर किल का रिकॉर्ड कायम किया है by shooting down their Saab early warning aircraft. So this is a record now has been created by us. तो अभी मेरे एक मित्र थे जो बहुत अच्छी तरह से जनरल चौहान को जानते हैं, वो एक गेट टुगेदर में थे, और उन्होंने बताया कि जनरल चौहान ने जिस तरह से बताया कि पाकिस्तान की हालत ये हो गई थी, मतलब जो बालाकोट में उन्होंने एक्सप्लेन किया था ना कि नीज कांप रही थी और पसीने से जनरल साहब तरबतर थे, वो हालत फिर से हो चुकी थी, और जिसमें वो भागते हुए गए हैं। इनफैक्ट शुरू में हमने उनको, और ये मैं आई विल नॉट एट्रीब्यूट दिस टू एनी ऑफिशियल सोर्स, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं, शुरू में हमने पाकिस्तान को एग्जिट दिया था, एक ऑनरेबल एग्जिट दिया था। हमने कहा था आपने एक नैरेटिव तैयार किया है, 5 जहाज आपने गिराए हैं, 6 गिराए हैं, हमने नष्ट कर दिया है भारतीय सेना को। भारत ने क्यों नहीं काउंटर किया था? क्योंकि हमने एक ऑनरेबल उनको एग्जिट दिया था। हमने कहा था आप अपने पब्लिक के लिए ये नैरेटिव चलने दीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो हमारा उद्देश्य था एस्केलेट नहीं करेंगे, आपके टेररिस्ट डेंस को हम डिस्ट्रॉय करेंगे, हमने दोनों अचीव किए हैं, आप नैरेटिव चलने दीजिए, अपनी आवाम को जितना बेवकूफ जैसे बना रहे हैं बनाते रहिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उनके जनरल्स नहीं माने, क्योंकि उनका उद्देश्य अलग था, याद रखिए। उनका उद्देश्य जो था, जब तक चीन से उनको ऑर्डर नहीं आना था, उनको इसका उनका जो एम था वो स्टॉप नहीं होना था। तो भारतीय सेना ने बहुत सजगता से, और भारतीय लीडरशिप ने बहुत सजगता से एक एम तक गए, और जब उस एम को अचीव किया, उसके बाद जब उन्होंने देखा रिटेलिएशन हुआ है, तो एक और उन्होंने एक नई लाइन ड्रॉ की, वहां तक गए और उसके बाद स्टॉप कर दिया। क्योंकि चीन का उद्देश्य है भारत को एक अनसेफ डेस्टिनेशन बताना, एक भारत में जो प्रोग्रेस हो रही है और द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्जेस्ट इकोनॉमी में जो भारत का नाम आता है उसको नष्ट करना, एक इररिस्पांसिबल देश के नाम से भारत को प्रस्तुत करना, वो उनका मेन एम था। जो China +1 है उससे भारत में बिजनेस शिफ्ट ना हो। अगर साउथ ईस्ट एशिया में कहीं पे भी चला जाता है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जितनी मोस्ट ऑफ द फैक्ट्रीज जो है वो चाइनीज ही रन कर रहे हैं। इनफैक्ट उनको फायदा होता है कि उनको चीप लेबर का एक और फायदा मिल जाता है, चाहे वो वियतनाम चला जाए, चाहे थाईलैंड चला जाए, चाहे कहीं भी चली जाए। तो पिछले दिनों आपको अगर याद हो तो एक चाइनीज बिल्डर ने एक बिल्डिंग गिर गई थी और जिसमें बहुत सारे लोग मर गए थे थाईलैंड में, बिकॉज ऑफ पुअर कंस्ट्रक्शन। तो ये चाइना पूरा,
हाँ, अर्थ में। तो पूरे उस क्षेत्र में फैला हुआ है, तो उनको उस क्षेत्र की चिंता नहीं है, उनको चिंता भारत की है। उनको भारत को रोक कर रखना है हर तरीके से और इंगेज करके रखना है। तो J35A आना एक भारत के लिए फिर से एक और मैसेज है भारत की तरफ कि वी विल कीप ट्रबलिंग यू, वी विल कीप यू ऑन द टोज। और इसका जवाब भारत को तैयार करना है। तो मैं पिछले दिनों में एक आर्टिकल लिखा तो उसमें बताया था कि क्योंकि अभी तक हमारा जो एमका है वो किसी भी छोर पे नहीं पहुंचा है, उसके इंजन पे अभी वार्तालाप चल रहा है, तो टाइम है उसको आने पे। बहुत सारे प्रेशर्स चल रहे हैं भारत पे कि आप F-35 ले लीजिए, आप Su-57 ले लीजिए, लेकिन जब तक भारत आत्मनिर्भर नहीं हो जाएगा, ये कोई भी इंपोर्टेड इक्विपमेंट भारत के लिए चल नहीं सकता है। इवन Su-57 जो है, अगर आप बात करते हैं किल स्विच की F-35 में, तो Su-57 में भी मैक्सिमम चाइनीज इक्विपमेंट और पार्ट्स लगे हुए हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा वेस्टर्न कंपोनेंट्स यूज करता था रशिया, लेकिन बिकॉज ऑफ दी पूरा जो उनके ऊपर इस समय दबाव बना हुआ है, तो वो किसी भी तरीके से वेस्टर्न इक्विपमेंट या कंपोनेंट्स नहीं खरीद पा रहे हैं। तो पूरा Su-57 का जो इकोसिस्टम है वो चाइना बेस्ड है। तो ये भारत के लिए किसी भी तरीके से सही नहीं होगा कि आप इन दोनों जहाज को लीजिए। और जब तक एमका नहीं आता है, हम क्या करेंगे? एमका नहीं आता है तो हमारे को S-400 और लेने हैं। अपना जो एक जाल जो है हमारा, और जिसने बहुत सुंदर प्रदर्शन किया इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर में, उसका पूरा नेटवर्क को और सुदृढ़ करना है। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा कि S-500 भी लीजिए आप, क्योंकि S-400 की पिकअप रेंज 600 है, किल रेंज 400 है, S-500 की 2000 किलोमीटर है और 600 किलोमीटर है। तो ये बहुत ज्यादा है, और इसकी 200 किलोमीटर तक हाइट पे जा सकता है। दैट मींस लो ऑर्बिट में जो सैटेलाइट्स हैं इसको भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो आप ये जो पाकिस्तान के जो 5 सैटेलाइट लॉन्च किए हुए हैं और भारत के ऊपर नजर रखी हुई है, अगर आप चाहेंगे तो आप उनको भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो एक हेजहॉग एक हमें स्ट्रेटजी अपनानी है अपने अस्त्रा मार्क 3 को, जिसकी 340 टू 350 किलोमीटर रेंज है, स्पीड 4.5 मार्क है, उसको भी लाना है, उसको फास्ट फॉरवर्ड करना है, क्योंकि अभी अस्त्रा मार्क 2 का ही इंडक्शन होना बाकी है। तो ये सब हमें तैयारियां करनी है। एक एक रशियन मिसाइल है 37M, उसको भी देखा जा सकता है, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, 400 से ऊपर किलोमीटर की रेंज है और मार्क 7 की स्पीड है। तो वो चकाचौंध कर देगा किसी भी एयरक्राफ्ट को। ये फिर VHF रेडार्स जो है, जो कि स्टेल्थ फाइटर को भी पिकअप कर सकते हैं, उनके ऊपर भी हमें गौर करना है और उस पर कुछ बातचीत चल रही है। बहुत कुछ है सर करने के लिए। आई मीन, एंड चाइनीज हैव प्लेड अ डर्टी गेम, ये तो दिखता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। आई वोंट बी वेरी सरप्राइज्ड, आई मीन ऑल्दो मैंने आपसे पूछा, बट आई वोंट बी वेरी सरप्राइज्ड अगर इनका कोई एक आधा सीनियर पायलट पीछे चला रहा हो, उनका कोई J-10, इट वोंट बी हाँ, वेरी कह नहीं सरप्राइज्ड। सकते, नहीं, आई वुड से कि फ्लाई नहीं कर रहे होंगे, लेकिन वो गाइडेंस के लिए कमांड सेंटर्स में कोई दो राय नहीं है कि उनके लोग हो सकते हैं। जिस तरह टर्की के ड्रोन ऑपरेटर्स आए हुए थे, इट इज एन एक्ट ऑफ वॉर, लेट मी टेल यू दिस, इट इज एन एक्ट ऑफ वॉर कि आपके ऑपरेटर्स, ड्रोन ऑपरेटर्स आए हुए हैं और मारे जाते हैं एक विदेशी लड़ाई में। सो दैट इज वाई, अगर आप याद करें कि जो भारत की जो लीडरशिप है वो बहुत बुरी तरह से इस समय टर्की के पीछे पड़ी है, और करते रहेंगे हम परस्यू। जो टर्की जो है, उनके 6 जहाज, ओके, C-130 पाकिस्तान में आए हुए थे, उसको ट्रैक किया है मैंने। उनका एक कॉर्वेट आके लगा हुआ था कराची पोर्ट पे। विजिट सो कॉल्ड, हाँ। क्यों भैया, गुडविल विजिट? कौन सी गुडविल विजिट? इस समय इतना टेंशन चल रहा है, स्ट्रेस चल रहा है दो देशों के बीच में, आप गुडविल विजिट कर रहे हैं? वहां पे क्या खाने हैं? गुड़ खाने आए हैं यहाँ पे? तो मतलब ये, तो ये पूरा जो था मिलिट्री इक्विपमेंट्स, मिलिट्री
जो आपके सोल्जर्स और सब कुछ वहां पे डिप्लॉयमेंट चल रहा था। 3 से 400 के बीच में उन्होंने उनको ड्रोन सप्लाई किए हैं। बेरफ्तार 2B जो उनका UCAV है उसका तो यूज किया गया है। यीहा जो है उनका एक ड्रोन वो भी यूज किया गया है। और इसमें आपको मैंने बताऊं आपको बात जो बहुत गौर करने वाली है कि S-400 चीन के पास भी है लेकिन थोड़ा पुराना मॉडल है। S-400 लेटेस्ट जो मॉडल है वो टर्की के पास है। तो उसके जो ऑपरेटर्स हैं वो भी पाकिस्तान आए हुए थे और वो पाकिस्तान को गाइड कर रहे थे कि कैसे आप इसको इवेट कर सकते हैं, कैसे इसमें इसकी क्या उपलब्धियां हैं, आपको कहां ये मार गिराएगा, तो उसको कैसे अवॉइड करना था, पूरा गाइडेंस जो है उनको टर्की दे रहा था। टर्की ने इनका कतारी एयरफोर्स के साथ एक्सरसाइज कराई, फैसिलिटेट कराया उसको कि वहां जाके आप उनकी जो रफाइल जो है उनके साथ, क्योंकि टर्की के पास रफाइल्स हैं, आप उनको उनके साथ ऑपरेट करें, उनकी जो उपलब्धियां हैं उसके बारे में जाने, आप उनको कैसे टैकल करेंगे या वो आपको कैसे टैकल कर सकते हैं, तो उनको कैसे इवेट करना है उसके बारे में। और यहां तक अनकंफर्म रिपोर्ट्स ये भी हैं कि पाकिस्तानी पायलट्स ने उन रफाइल्स को जाके फ्लाई भी किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है और ऑलमोस्ट लाइक अ वॉर की तरह है। तो भारत ने बिल्कुल क्लियर कट मैसेज दिया है और मैं आपको बता दूं क्या है वो क्लियर कट मैसेज, कि वी आर पीसफुल बट वी आर नॉट हार्मलेस। ये बहुत बड़ा मैसेज है। वी आर पीसफुल बट वी आर नॉट हार्मलेस। वी हैव क्रिएटेड अ न्यू रेड लाइन, वी हैव क्रिएटेड अ न्यू नॉर्मल एंड वो आके हम करेंगे। लेकिन दुश्मन को, भारत को कम नहीं समझना है। दे आर सराउंडिंग अस, ट्राइंग टू सराउंड अस बाय वेरियस मोड्स, और उसमें जो उनका ये काइनेटिक नॉन काइनेटिक का जो समागम है, संगम है, उसको डील करना है हमें बेटर वे में। अगली बार जो है ये नैरेटिव बिल्डिंग जो है हमें बेस्ट करनी है। ये इस बार वो एरिया जो था हमारा उसमें चूक रह गई, क्योंकि आप उनके वो एयर मार्शल आके वहां पे वो एक मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन कर रहे थे जो कि कोई मतलब 10th क्लास का लड़का भी वो बना लेगा। एक उस पे जहाज आपने मैप के ऊपर चिपकाए हुए हैं और ये मिसाइल जा रही हैं। अरे भैया मजाक है क्या, किया रास्ते में एक्सप्लोड हो गई, यहाँ पे हमने इसको कर दिया। तो अब बातें निकल के आ रही है कि वो खुद ही एडमिट कर रहे हैं कि हमने 11 नहीं बल्कि 18 प्लेसेस पे अटैक किया है। तो डिस्ट्रक्शन मैसिव है और एक न्यू नॉर्मल सेट है। तो वी आर पीसफुल बट वी आर नॉट हार्मलेस। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमने इससे दिखाई है। थैंक यू सो मच सर, दिस वाज अ फैंटास्टिक नरेशन। आपने पूरा अच्छे से जियोपॉलिटिकल जो रीजनल जियोपॉलिटिक्स को बड़े अच्छे से बताया। ऑलवेज अ प्लेजर सर, एंड आई होप थोड़ा हम लोग ज्यादा करते हैं, आप उड़ो भी, बट थोड़ा सा जब नीचे उतरो हम जैसे तैयार करो। 100%। हमने पहले तो बहुत किए हैं लेकिन या अभी पिछले थोड़ा कुछ ज्यादा गैप हो गया। और start, यस यस यस, right? थैंक यू सो मच ब्रदर। एंड सब दर्शकों को भी आपके नमस्कार, सत श्री अकाल एंड जय हिंद। मिलते रहेंगे, बाय बाय। Just to the audience guys, please like करिए and comment जरूर डालिएगा, so that we know how much you liked it and what are your thoughts about the program. नमस्कार, जय हिंद।